दोस्तों, स्टडी राज 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश जीके का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नदियां। मध्य प्रदेश में नदियां, ठीक है। मध्य प्रदेश में नदियां बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि किसी भी एग्जाम को ले लो, हर एग्जाम में नदियों से संबंधित क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। और उसमें नदियों में से कि अभी जो क्वेश्चन आने की जो एक प्रकार से प्रक्रिया, मतलब ये क्वालिटी क्वेश्चंस की, वो है धीरे धीरे क्या है कि टाइट होती जा रही है। टाइट मतलब से कि धीरे धीरे गहराई में जाएंगे हम, ठीक है। पहले क्या ऊपरी तौर पे आते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी नदी का लंबाई पूछ ली, ठीक है, उद्गम स्थान पूछ लिया। अब क्या है, अब थोड़ा सा गहराई से पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो दोस्तों ध्यान से देखते रहिए, अपन एक एक चीज को, एक एक फैक्ट को पूरा क्लियर करेंगे जो एग्जाम में आए हैं, जो आने की संभावना है, ठीक। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आते हैं मध्य प्रदेश की नदियां। तो मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं, एमपी में जितनी भी नदियां प्रवाहित होती है, एमपी में पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा जो नदियां हैं वो कहां पर है, तो एमपी में है, ठीक है। इंडिया में सबसे ज्यादा नदियां कहां पर है, एमपी में है। तो एमपी को इसलिए नदियों का मायका कहा गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश को क्या कहा गया है, नदियों का मायका। तो ये बात ध्यान रखना, नदियों का मायका, नदियों का मायका, ठीक है। ये तो मायका, ये एमपी को कहा गया है, ठीक। उसके बाद में फिर जो मध्य प्रदेश में जितनी नदियां हैं, इनको किस नाम से पुकारा जाता है, तो इनको पुकारा जाता है प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है। मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली जितनी भी नदियां हैं वो कौन सी नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है प्रायद्वीपीय, ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियां। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है। अब इसके बाद में फिर आपको से इसका कारण बता दूंगी इसमें से कि ये प्रायद्वीपीय नदियां क्यों कहते हैं इसको, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदियां कहने के पीछे कोई कारण होगा, क्योंकि हर कोई मान लो कोई किसी का नाम रखता है, कोई कुछ भी करता है तो उसका कारण होता है, ठीक है। तो क्या कारण क्या है इसका, अब इसका कारण ये है, द्वीपीय और प्रायद्वीपीय, ठीक है। एक द्वीप होता है, एक प्रायद्वीप होता है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो मान लो से कि यहाँ पे ये इंडिया है, ठीक है, ये है, और इंडिया में यहां तक क्या है, लगभग ये यहां तक पानी है, ठीक है। इस तरीके से ये पानी है यहाँ पे, मतलब इतना जो ये वाला जो एरिया है, ये इधर से क्या है कि पानी से घिरा हुआ है, तीन तरफ से, पूर्व से, पश्चिम से और दक्षिण से, तीन तरफ से जो इंडिया है, इंडिया का दक्षिणी भाग है, वो पानी से घिरा हुआ है। तो जब कोई स्थल तीन ओर से पानी से घिरा हो और एक तरफ से स्थल से लगा हो, तो उसे क्या कहेंगे हम, प्रायद्वीप, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप, प्रायद्वीप, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको हम प्रायद्वीप कह रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो एमपी है, एमपी यहाँ पर आए, ठीक है, यहाँ पर है। तो मध्य प्रदेश जो है उसका मैक्सिमम जो भाग है, मतलब से कि 80% जो भाग, 80-90% जो भाग है वो प्रायद्वीपीय के पठार में आ रहा है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत के पठार में आ रहा है। तो जब इसके अंदर जब आ रहा है, तो यहाँ पे इसी के नाम पर मध्य प्रदेश की नदियों को क्या कहा, प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है। और द्वीप क्या होता है, तो द्वीप तो चारों ओर से पानी से घिरा है, वो द्वीप है, ठीक है, नॉर्मल। तो इस तरीके से अब यहाँ पे हम आगे बात करें, और अभी जो से कि इस क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छी तरीके ध्यान से देखते रहेंगे। यहाँ पे ये नदियां हैं कौन सी, तो नर्मदा नदी के बारे में पढ़ेंगे आज पूरा डिटेल में, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। और एग्जाम में यदि इससे जुड़ा कोई प्रश्न आया तो इसी में से ही आएगा, बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप सही तरीके से देखना है, ठीक। अब नर्मदा नदी, सबसे पहले बात करें हम नर्मदा नदी कि जो अन्य नाम है, नर्मदा नदी का जो नाम है अन्य से, कि नर्मदा तो नाम है ही, उसके अलावा भी से किसके नाम है, ठीक है। तो वो कौन कौन से है, देखो। तो सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ पे नामादास, नामादोस, ठीक है, नामादोस या नामादास, ये नाम है इसका। उसके बाद में मेकल सूता, ठीक है, ये है। उसके बाद में है रेवा नदी भी कहते हैं, अन्य नाम है इसका नर्मदा नदी का। और कौन सा है, तो यहाँ पे सोमो देवी,
तो इस तरीके से यहाँ पे इसके चारों नामों को पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें से कुछ भी आ सकता है। मान लो क्वेश्चन में कि नर्मदा नदी का अन्य नाम है या नर्मदा नदी का नाम है, ये आ गया, चार ऑप्शन दे दिए, उसमें अलग अलग है और इसमें से कोई एक है। मान लो से दे दिया यहाँ पे सोमो देवी, जो आपको पता नहीं है, मान लो से कि नहीं पढ़ा, आपने नहीं पता है, तो क्या होगा, वहां तो गलत हो जाएगा। जबकि स्टूडेंट को ये लगता है कि नर्मदा, मान लो से कि नदियों से संबंधित जितने क्वेश्चन आते हैं बहुत सरल आते हैं, ऐसा नहीं है। जो बहुत सरल है उसमें से बहुत कठिन प्रश्न बन सकता है, ठीक है, इस पर ध्यान रखें। अब यहाँ पे देखें उद्गम, ठीक है। अब इसके उद्गम की बात करें तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, ठीक है। तो उद्गम कहाँ से हुआ है, तो इसका उद्गम अनूपपुर, ठीक है, अनूपपुर में कहाँ से, अमरकंटक, ठीक है, ये अमरकंटक। तो अमरकंटक से हुआ है और अमरकंटक क्या है, एक पहाड़ी है, ठीक है, एक पर्वत टाइप से है, जिसकी जो ऊंचाई है, ये इसकी ऊंचाई कितनी है, 1057, ठीक है, 1057 मीटर, इतना मीटर, ठीक। और इसमें कहीं कहीं अलग अलग बुकों में 1066 भी मिलता है, मतलब 1066 भी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1066 मीटर ये भी मिलता है, ठीक है, लेकिन एकदम सही इसको माना जाता है, ठीक, इसलिए आप ध्यान रखें। अब ये अमरकंटक कहाँ पर है, तो यह कहाँ पर है, अनूपपुर में, अनूपपुर, ठीक है। तो एमपी का जो पूर्वी जिला है अनूपपुर, उसमें अमरकंटक है, ठीक है। और अब हम ये बस की बात कर रहे हैं, कभी क्वेश्चन ये आ गया कि अमरकंटक किस पर्वत श्रृंखला का भाग है, ठीक है, अमरकंटक किस पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो आपको ये पर्वत श्रृंखला बताने से पहले आपको एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, यदि आपने पर्वत श्रृंखलाओं संबंधी जो मैंने क्लास ली थी वो क्लास आपने नहीं देखी है, वीडियो नहीं देखा है, तो आप जाके जरूर देखें उसको, और उसको यदि क्लियर कर लिया तो आपको पूरी कहानी यहाँ पे पता हो जाएगी कि ये किसका भाग है, ठीक है। एमपी में जितने भी सिख की पर्वत श्रृंखलाएं सभी के बारे में पूरा डिटेल बताया। अब यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि ये किसका भाग है, ठीक है, अमरकंटक किस पर्वत श्रेणी का भाग है, तो ये मेकाल पर्वत श्रेणी का भाग है, किसका, मेकाल पर्वत श्रेणी का भाग है। अब ये भी आ सकता है कि मेकाल पर्वत श्रेणी ये किसका भाग है, क्योंकि ये भी मेकाल भी से किसी का भाग है, ठीक है। तो ये किसका है, सतपुड़ा का भाग है, यहाँ पे पूरा सतपुड़ा है, तो सतपुड़ा का भाग क्या है, मेकाल, और मेकाल का भाग क्या है, अमरकंटक, ठीक है, इस तरीके से। अब फिर बात करें हम, उद्गम स्थान हो गया क्या है, अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक, ठीक। तो अमरकंटक कहाँ पर है, अनूपपुर, ठीक, ये। तो इस तरीके से इसको याद रखना है, इसकी ऊंचाई भी याद रखना, अमरकंटक की कभी पूछ ले तो 1057 या 1066, ठीक है, इतना मीटर। अब फिर देखिए यहाँ पे अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र का मतलब क्या होता है, अपवाह क्षेत्र का मतलब ये होता है कि नर्मदा नदी ही, इस नर्मदा नदी में ऊपर से भी पानी आता होगा, इधर से पानी आता है, ठीक है, मतलब नर्मदा नदी है बीच में है, तो उसके दोनों तरफ से पानी आके उसमें मिलता होगा। तो कितने कितने एरिया से कहां से पानी इसमें मिलता है ये आपको बता दूं मैं। तो ऊपर की साइड, नर्मदा नदी के ऊपर की साइड यहाँ पे विंध्याचल है, क्या है, विंध्याचल, विंध्याचल पर्वतमाला, ठीक है, विंध्याचल पर्वतमाला या श्रेणी ये है। तो विंध्याचल पर्वतमाला ये जो है ये क्या करती है कि मध्य प्रदेश में जल विभाजक का कार्य करती है, ठीक है, मध्य प्रदेश में जल विभाजक का कार्य करती है, ठीक। ये तो मध्य प्रदेश और इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है इसका जो ढलान है उत्तर की साइड है, उत्तर की साइड मतलब से ऊपर की साइड, ठीक, ऊपर की साइड है। तो यहाँ से पानी, यहाँ से जो नदियां प्रवाहित होती है, जिन नदियों का उद्गम होता है वो नदियां किधर की साइड प्रवाहित होती है, उत्तर की ओर, ऊपर की साइड जाती है, ठीक है। और ये नर्मदा नदी है, ये इसके दक्षिण में है, ठीक है। तो इस तरीके से नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के, और सतपुड़ा यहाँ पे सतपुड़ा के उत्तर में है। तो दो पर्वत श्रेणियों के बीच में है, एक तरफ ऊपर विंध्याचल है, नीचे क्या है, सतपुड़ा है, ठीक। और इन दोनों के बीच का जो एरिया है वहां का पानी पूरा कहाँ मिलता है, नर्मदा नदी में मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे नर्मदा नदी के आसपास दूसरी नदियां हैं, लेकिन वो छोटी नदियां हैं और उसके सहायक नदियां हैं, ठीक। इसलिए सबसे बड़ी नदी ये, पूरे देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी
नर्मदा नदी है, ठीक है। एमपी की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। एमपी की सबसे बड़ी और देश की 5वीं सबसे बड़ी, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे है। और इसका जो अपवाह क्षेत्र है ये आपको बता दूं तो ये लगभग होता है 93,000, ठीक है। तो इतना वर्ग किलोमीटर। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको याद रखना है, ठीक। अपवाह क्षेत्र कितना? इतने वर्ग किलोमीटर से पानी आता है और नर्मदा नदी में मिलता है, ठीक। ये उसके बाद फिर आपको यहाँ पे बता दो इसका कि ये नर्मदा नदी की जो दिशा है, दिशा को लेके प्रश्न काफी बनते हैं इसके कि मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे कौन सी? नर्मदा नदी है। और एक और नदी है कौन सी? ताप्ती नदी, जो कहाँ से निकलती है? बैतूल से निकलती है, यहाँ से इस तरीके से ये बहती है, ठीक। तो ये वाली नदी और एक ये नर्मदा नदी है, दोनों ताप्ती और नर्मदा, ठीक है। एक ताप्ती है और दूसरी कौन सी? नर्मदा। ये दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, ठीक। तो ये अब दिशा इसकी क्या है? पश्चिम की ओर प्रवाह पश्चिम की ओर, ठीक है, पश्चिम दिशा में या पश्चिम में, ठीक। तो ये उसके बाद समापन की बात करें तो समापन की बात करने से पहले आपको ये बता दो इसकी जो लंबाई है, नर्मदा नदी की जो लंबाई है, लंबाई कितनी है? ये देख लें लंबाई। तो इसकी लंबाई है 13-12 किलोमीटर, ठीक है, 13-12 किलोमीटर। तो इस तरीके से यहाँ पे ये याद रखना है। उसके बाद केवल एमपी की बात करें, एमपी में कितनी इसकी लंबाई, ठीक। तो एमपी में है 1077 किलोमीटर, ठीक है। ये किसकी बात है? ये एमपी की। केवल एमपी में इसकी लंबाई कितनी है? 1077। टोटल लंबाई कितनी है? 13-12 किलोमीटर, ठीक। तो बहुत अच्छी तरीके से इसको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करें इसके समापन की, ठीक है। तो समापन कहाँ पर होता है? समापन मतलब जहाँ पर नदी समाप्त होती है, ठीक है। तो उद्गम अमरकंटक से हुआ, समापन कहाँ पे हुआ? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी कहाँ पर है? गुजरात से लगी हुई, गुजरात के दक्षिण में, मतलब से गुजरात से लगा हुआ भाग पूरा, ठीक है, जो अरब सागर का भाग है। तो खंबात की खाड़ी, और खंबात की खाड़ी में कहाँ पे गिरती है? तो भरूच में गिरती है, ठीक है। चलो आपको मैप में थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, पूरा बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, उसके लिए इंडिया का मैप हमें देखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे मान लो से कि ये नदी है, ठीक है, यहाँ पे ये इंडिया है और इंडिया में ये मान लो से इंडिया है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इंडिया है, ये पूरा नहीं बना रहा हूं मैं, केवल समझाना है, ठीक। तो यहाँ पे ये गुजरात है, ये गुजरात है, ये पूरा गुजरात है, ठीक है, ये गुजरात है। और यहाँ पे जो भाग है, ठीक है, ये वाला जो भाग है ये क्या है? ये खाड़ी है, जो कि 3 ओर से स्थल से घिरी हुई रहती है। जो भाग 3 ओर से स्थल से घिरा है और 1 ओर से समुद्र से लगा है, ठीक है। तो वो उस भाग को क्या बोलते हैं? खाड़ी बोलते हैं, जिसमें पूरा समुद्र का ही भाग रहता है। तो इस तरीके से ये वाला जो भाग है ये क्या है? खाड़ी है। तो खंबात की खाड़ी बोलते हैं इसको, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, ठीक, खाड़ी। तो इस तरीके से यहाँ पे ये खाड़ी और नर्मदा नदी यहाँ से इस तरीके से आती है और इस तरीके से यहाँ पे गिरती है, ठीक है। और कहाँ से गिरती है? तो यहाँ पे जो स्थान का नाम है यहाँ पे वो कौन सा है? भरूच है, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ भरूच, ठीक है, भरूच। तो ये स्थान का नाम है, ठीक है, जहां से इस समुद्र में, इस खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे हुआ। और इसी के साथ में आपको ये भी बता दूं, तो ताप्ती नदी भी इसके समानांतर बहती है पश्चिम दिशा में, और वो भी आती है, वो इस तरीके से आती है यहाँ पे। और ये सूरत है, यहाँ पर कौन सा है? सूरत। तो गुजरात में ही सूरत, तो सूरत के पास में ये खंबात की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों आपको अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक, क्लियर हुआ। तो समापन कहाँ पर है? खंबात की खाड़ी। तो ये यहाँ पे देख लेना, ठीक। अब इसके बाद में जब इसका समापन होता है तो वहां पे कोई भी नदी का जब समापन होता है, यहाँ वहां पे 2 कंडीशन अप्लाई होती है, ठीक है। कौन सी? या तो डेल्टा बनेगा वहां पे या फिर एचुरी बनेगी, डेल्टा या फिर एचुरी, ठीक है। तो अब इनमें दोनों में से क्या बना यहाँ पे? तो डेल्टा क्या होता है और एचुरी क्या होती है? यदि ये आपको पता है तो यहाँ पे देख क्या बता सकते हो कि यहाँ पे डेल्टा बनाती है नदी या फिर एचुरी बनाती है, ठीक। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये जो नदी है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, दोनों ही यहाँ पे डेल्टा नहीं बनाती है,
ठीक है, दोनों ही डेल्टा नहीं बनाती तो क्या बनाती है, फिर एचुरी बनाती है। अब एचुरी क्या होता है आपको ये बता दो, और डेल्टा क्या होता है ये बता दो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मान लो से कि आपने नर्मदा नदी को देखा है, नर्मदा नहीं से कि गंगा नदी को, तो गंगा नदी मान लो उत्तर से उधर से आती है इस तरीके से, और बांग्लादेश में आके वो इस तरीके से एक धारा उसकी नदी ये इस तरीके से जा रही है और एक इधर बढ़ गई। ठीक है, तो नदी है ना कई इसी की नदियों में बढ़ गई, छोटी छोटी सी की धाराओं में बढ़ गई। ठीक है, तो और उनके बीच में क्या है कि कुछ खाली जगह रह गई इस तरीके से यहाँ पे। तो नदियों के द्वारा जो से कि मिट्टी वगैरह कंकर पत्थर बारीक बारीक जो वनस्पति अवशेष वगैरह सब लाए थे, वो सब कहाँ पे, यहाँ पे बीच में आ गए, और पानी इधर निकल गया और बीच में इस तरीके से वो रह गए, यहाँ पे जमा हो गए। ठीक है, तो रेत रेत वगैरह ये सब बीच बीच में ऐसा जमा हो गया। तो इस तरीके से डेल्टा के आकार का बनता है, मतलब ये है ये और ये, जब से हम मैथ्स में डेल्टा बनाते हैं इस तरीके से, ठीक, त्रिभुजाकार। तो ऐसा जैसे कि ये डायग्राम बना है, ऐसी आकृति बनती है, तो इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, जब नदी समुद्र में मिलने से पहले कई धाराओं में बढ़ जाती है और उसके बीच बीच जो खाली जगह रहती है उसमें रेत जमा होती है, तो इस तरीके से ये डेल्टा है। तो डेल्टा आपको समझ में आ गया। ठीक है, डेल्टा ये है। और अब बात करते हैं एचुरी की। तो नर्मदा नदी और ये अपने ताप्ती नदी ये डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक, तो ये क्या बनाती है, एचुरी बनाती है। तो यहाँ पे एचुरी बनाती है, इसको याद रखना। ठीक है, एचुरी ये क्या होता है एचुरी, तो जब मान लो से कोई नदी आती है इस तरीके से आती है ये, ठीक है, और ये जो नदी है यहाँ पे बिखर से जहाँ पर समुद्र में मिल रही है, ठीक है, जहाँ पर ये समुद्र में मिल रही है वहां पे इसे ऐसे अलग अलग भागों में बटी नहीं है। ठीक है, बटी नहीं है, डायरेक्ट वहां पे गई। ठीक है, इस तरीके से डायरेक्ट गई और यहाँ पे समुद्र में उसमें डायरेक्ट यहाँ पे मिल गई। ठीक, तो इस तरीके से जो नदी का समुद्र में मिलना वो क्या है, एचुरी है, उसको एचुरी बोलते हैं। ठीक, ये तो क्लियर हुआ ये नर्मदा नदी का पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से, एक एक चीजें पूरी। ठीक है, उसके बाद में जो अन्य फैक्ट है वो भी आपको से पूरा क्लियर करूंगा। अब इसके बाद में यहाँ पे हम देख लें कि नर्मदा नदी के बारे में पढ़ लिया, लेकिन इसकी जो सहायक नदियां हैं वो हमने अभी नहीं देखी। ठीक, तो आप देखो सहायक नदियां, तो सहायक नदियां मतलब उसमें मिलने वाली छोटी छोटी नदियां। ठीक है, सहायक नदियां, सहायक नदियां आपको बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज बस ध्यान से आपने सुन लिया वही काफी है। उसके बाद में कभी ना याद करना पड़ेगा ना रटना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो बस आप सुनिए एक बार, आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, अब इसकी जो सहायक नदियां हैं नर्मदा नदी की, वो आपको दो चीजों से याद रखना है। ठीक है, एक जहां पे खाना बनाते हैं हम, ठीक है, खाना बनाने का रूम किचन, उसके दूसरा जंगल से याद रखना है। ठीक है, तो जंगल और किचन ये दोनों से याद रखना। ठीक, पहला है जंगल और दूसरा है किचन। इस तरीके से इन दोनों के नाम पे, इन दोनों के अंदर आपको जो जो चीजें मिलेगी उसी के नाम पे सहायक नदियों के नाम है सीधे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जंगल में क्या क्या रहता है, जंगल में रहता है शेर। ठीक है, उसके बाद में हिरन मिलेगा आपको, हिरन, उसके बाद में मिलेगा हाथी, हाथी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जंगल में आपको ये दिखाई देंगे, मतलब मिलेंगे, जंगल में होते हैं। ठीक, तो इससे क्या हुआ, शेर का यहां से इससे, तो शेर नदी का ही नाम है। ठीक है, शेर नदी, तो ये इसका नदी का नाम है। और हिरन से हिरनी नदी। ठीक है, हिरनी नदी, तो ये हिरनी नदी हिरन से याद आ जाएगी। हाथी से हाथनी नदी। ठीक है, हथनी नदी कहाँ पे से आपको, यदि आप एमपी से हैं और एमपी के स्टूडेंट से भी तो हर किसी को लगभग पता है हथनी नदी कहाँ से जाती है, तो जोबट है जिसको आजाद नगर से कि नहीं, ये भाबरा जिसको आजाद नगर बोलते हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में तो भाबरा उस नदी के लगभग किनारे ही बसा हुआ है, किसका, हथनी नदी के किनारे। ठीक है, तो ये अब ध्यान रखना है। तो हाथी से हथनी। ठीक है, तो ये है आपको जंगल से ये तीन याद रखना। अब इससे किचन से क्या याद रखना है, तो यहाँ पे किचन में आपको क्या क्या मिलेगा, रोटी बनाने के लिए तवा मिलेगा, दूध मिलेगा, ठीक है, शक्कर मिलेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे तवा से तवा नदी, ठीक है, और दूध और उसके बाद में शक्कर
शक्कर। तो ये तीनों नदियों का नाम है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या मिलेगा, तवा, दूध और शक्कर। तो तवा से तवा नदी, ठीक है, नदी। दूध से दूधी नदी, शक्कर से शक्कर नदी, ठीक है, नदी। तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी ये जो सहायक नदियां हैं, ये सहायक नदियां आपको आज के बाद कभी रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो क्लियर हुआ इतना। इसके बाद अब नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो है इसकी सहायक नदियां। तो ये सब कुछ बता दी मैंने, लेकिन इसमें सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है नर्मदा नदी का, यदि ये क्वेश्चन आ गया तो फिर क्या करेंगे। प्रमुख नदी, तो प्रमुख नदी कौन सी है, वो तवा नदी है, ठीक है। प्रमुख नदी कौन सी है, तवा नदी है, जो दक्षिण की ओर से मिलती है, ठीक है। नर्मदा नदी में दक्षिण की ओर से मिलती है और ये नर्मदा नदी की सबसे प्रमुख नदी है तवा। तो ये देख लो तवा का थोड़ी सी कहानी, तवा नदी। अब तवा नदी की कहानी क्या है कि इसका उद्गम कहाँ पे होता है, इसका उद्गम होता है पंचमढ़ी से, ठीक है। पंचमढ़ी कहाँ पे है, तो वो है होशंगाबाद में, ठीक है। और वो किस रेंज में आती है, किस पर्वत श्रृंखला में आती है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में आती है, ठीक है। महादेव पर्वत से इसका उद्गम है, पंचमढ़ी महादेव पर्वत। और श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला का नाम पूछे तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ठीक है। और नर्मदा नदी के किस ओर से मिलती है, तो दक्षिण की ओर से मिलती है, ठीक। तो इस तरीके से मानो सकते नदी है, तो यहाँ पे तवा नदी है, यहाँ पे ये वाली, ठीक। तो ये है, तो ध्यान रखें कि यहाँ पे क्या है, होशंगाबाद है, होशंगाबाद में पंचमढ़ी। तो तवा नदी उद्गम, उद्गम पंचमढ़ी, ठीक है, पंचमढ़ी। ये पंचमढ़ी, पंचमढ़ी में कहां से, महादेव पर्वत, महादेव पर्वत, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे आप अच्छी तरीके से इसको याद रखना है। और फिर उसके बाद में, इसके बारे में हम देखेंगे तवा नदी के बारे में पूरा से डिटेल मैंने ऐसे कि मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से, इससे कि तवा नदी है तो छोटी नदी है, लेकिन पूरे एमपी में काफी फेमस है। उसका फेमस होने का एक कारण है, कारण ये है कि जो पूरी एमपी है, इस पूरी एमपी का सबसे लंबा पुल है, वो कहां पर है, तो वो तवा नदी पे है, सबसे लंबा पुल, ठीक है। सबसे लंबा पुल कहां पर है, तो तवा नदी पर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखना। तो यहाँ पे एमपी में नर्मदा नदी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है लगभग पूरे कंप्लीट हुए, ठीक है। उसके बाद में इसमें जलप्रपात भी है, ठीक है, जलप्रपात भी है इसमें। जलप्रपात को अपन से पूरा सही तरीके से डिस्कस करेंगे, एक एक जलप्रपात, ठीक। तो अभी केवल आपको नाम बता दे रहा हूँ कौन कौन से जलप्रपात कहाँ पर है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकली है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अलग ही बता दे रहा हूँ, इधर की साइड, चलो देख लो, इसी में देख लो। तो यहाँ पे अमरकंटक है, अमरकंटक से आगे बढ़ेंगे तो एक जलप्रपात आपको मिलेगा, अनूपपुर जिले में ही मिलेगा, अनूपपुर जिले में 2 जलप्रपात आपको मिलेगा, ठीक है। उद्गम स्थान से 8 किलोमीटर दूर, कितने किलोमीटर, 8 किलोमीटर, ठीक है। इधर यहाँ पे ये ले रहा हूं मैं, ये माना से कि नर्मदा नदी है, यहाँ ये अमरकंटक है, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से नर्मदा नदी जा रही है, ये, ठीक है। और ये अमरकंटक, अमरकंटक, क्योंकि यहाँ पे बताऊंगा पूरा सही तरीके से बता नहीं पाऊंगा, थोड़ा सा जगह कम, इसलिए यहाँ पे भी बताऊंगा, ठीक है। अमरकंटक यहाँ से कितने, 8 किलोमीटर दूरी पर, कितने, 8 किलोमीटर की दूरी पर, कहाँ से, उद्गम स्थान से, ठीक है। तो 8 किलोमीटर की दूरी पर एक जलप्रपात आपको मिलेगा। जलप्रपात हकीकत में होता क्या है, सबसे पहले यही देख लो। तो जलप्रपात क्या होता है कि जब से नदी का प्रवाह होता है तो नदी के प्रवाह में कई से अवरोध आते हैं, बहुत बड़े से चट्टाने भी आती है, ठीक है। तो कई चट्टाने ऐसी रहती है जिनको वो काट के निकल जाती है, लेकिन कई चट्टाने ऐसी रहती है जिनको वो काट नहीं पाती है, ठीक है। जिसकी वजह से वहां पे वो जब चट्टान को पार करती है तो ऊपर से पानी ऐसे नीचे गिरता है, मतलब से कि आपने झरना देखा, ठीक है, सेम झरना ही मान लो उसको। तो इस तरीके से जो उससे बड़ा क्षेत्र बनता है जिसमें पानी से गिरता है, और गिरने से काफी क्षेत्र बनता है अच्छा बड़ा, इसको क्या बोलते हैं हम, जलप्रपात। तो जलप्रपात 8 किलोमीटर की दूरी पर कौन सा जलप्रपात है, तो ये है यहाँ पे कपिलधारा जलप्रपात, ठीक, कौन सा है, कपिलधारा जलप्रपात। तो कपिलधारा जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, ठीक है। जलप्रपात में यहाँ पे लिख रहा हूं, जलप्रपात, ठीक है, जलप्रपात।
कौन सी नदी पे है? नर्मदा नदी की बात हो रही है यहाँ पे। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे याद रखना है इसको। तो नर्मदा नदी में यहाँ पे 8 किलोमीटर की दूरी पर कपिल धारा है। उसके बाद में ये कहाँ पर है? अनूपपुर में ही है, ठीक है। कहाँ पर? अनूपपुर, अनूपपुर। उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक कितना? 8 किलोमीटर। यहाँ से इधर आएंगे तो 100 किलोमीटर की दूरी पर, कितने? 100 किलोमीटर की दूरी पर आपको एक और जलप्रपात मिलेगा, और वो भी कहाँ पर मिलेगा? अनूपपुर में ही मिलेगा, ठीक है। तो उसका नाम है दुग्धधारा जलप्रपात, ठीक है। क्या नाम है इसका? दुग्धधारा जलप्रपात। इसको यहाँ पे लिखा हूं, दुग्धधारा जलप्रपात, ठीक है। केवल दुग्धधारा मैंने लिखा है, जलप्रपात आप देखना। अब यहाँ से ये 2 हो गए। 2 होने के बाद में फिर से कि नर्मदा नदी आगे बढ़ती है, और आगे बढ़कर फिर जाती है जबलपुर में। तो जबलपुर में आपको पता होगा कि एमपी में जो संगमरमर का को निकाला जाता है, ठीक है। संगमरमर अधिकतर अपने को जो मिलता है, प्राप्त होता है, सफेद संगमरमर, कहाँ पर? वो जबलपुर में मिलता है, ठीक है। तो जबलपुर में संगमरमर की चट्टानें हैं, तो वहां पर उन चट्टानों को वो नहीं काट पाती है, ठीक है। तो वहां पर भी एक जलप्रपात बनता है, और वहां पर कहां पर? जबलपुर, ठीक है, जबलपुर। तो जबलपुर में यहाँ पे एक जलप्रपात बना। इसका जो नाम है, नाम क्या है इसका? धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार, इसको भेड़ा घाट भी बोलते हैं, ठीक है, भेड़ा घाट, भेड़ा घाट जलप्रपात, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको याद रखना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। अब यहाँ पे ये जो इसको धुआंधार जलप्रपात क्यों बोलते हैं? चट्टान सफेद है एकदम, ठीक है। और वहां से जब पानी गिरता है, तो पानी बहुत ऊंचाई से गिरता है, वहां पे ऊंचा है वो, ठीक है। जिसकी वजह से वहां पे पूरे से धुआं से के साथ दिखता है। वहां पास में जाके देखेंगे तो आपको कि पानी नहीं दिखेगा, पूरा धुआं दिखेगा। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? धुआंधार जलप्रपात, ठीक। अब इसके बाद में फिर से नर्मदा नदी आगे बढ़ती है। जबलपुर से भी यहाँ पे आ गया जबलपुर, ठीक है, जबलपुर यहाँ पे आ गया। उसके बाद फिर आगे बढ़ती है, तो फिर आगे आती है इधर, जहाँ पे इसके कहाँ पे? खरगोन में, ठीक है, खरगोन में आती है। और खरगोन में वो एक जलप्रपात बनाती है, जिसको बोलते हैं हम सहस्त्रधारा जलप्रपात, ठीक है। क्या है? सहस्त्रधारा जलप्रपात, सहस्त्रधारा जलप्रपात, ठीक है। कहाँ पर? ये खरगोन, महेश्वर में, महेश्वर, ठीक है। अब महेश्वर कहाँ पर है? तो खरगोन, खरगोन में, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको मिलेगा सहस्त्रधारा जलप्रपात, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्लियर हुआ। और फिर आपको अब जो बताने वाला हूँ वो काफी इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसके 2 क्षेत्र है, 2 स्थान है, उनके बीच में 2 जलप्रपात है, ठीक। 2 क्षेत्र बीच में कितने? 2 जलप्रपात है। तो अब यहाँ पे वो क्षेत्र कौन कौन से है ये पहले देख लो। तो एक तरफ है बड़वाह, बड़वाह, ठीक है। और दूसरी तरफ है हांडिया, हांडिया, ठीक। यहाँ पे मिटा रहा हूं, हांडिया। ये 2 स्थान है, 2 क्षेत्र का नाम है। मतलब एक प्रकार से ये जैसे शहर है, कोई से गांव है, इस शहर है, तो ये है। और इनके बीच में 2 जलप्रपात है, ठीक है। ये नर्मदा नदी की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। इधर यहाँ पे इस नर्मदा नदी के ऊपर ही है, नर्मदा नदी बनाती है। तो इसमें एक जलप्रपात का नाम है मंदार, ठीक। कौन सा? मंदार, जो काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। और दूसरे जलप्रपात का नाम है दर्दी। क्या नाम है? दर्दी जलप्रपात। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सारे जलप्रपात हमारे कंप्लीट हो गए। तो अब यहाँ पे नर्मदा नदी से संबंधित पूरा की जानकारी आपको एक एक डिटेल पूरी कंप्लीट हुई, ठीक है। इसको यदि आपको ध्यान से सही तरीके से देख लिया तो आपको 100% आपको एक एक बात पूरी क्लियर होगी, समझ में आएगी, ठीक है। और मान लो एक बार और उसको रिपीट करके देख लिया तो हर पॉइंट आपके माइंड में फिट होगा और आप कभी नहीं भूलोगे। और इससे जुड़े हुए जितने क्वेश्चन मान लो एग्जाम में आते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। बस आपको उसको ध्यान से देखना है। और लास्ट में वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपने देखा है, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उनको भी इसका फायदा उठाने दें, ताकि इससे कि वो पढ़ेंगे और आप भी पढ़ोगे, दोनों में कंपटीशन होगा तो आपकी पढ़ाई और तेज होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ